हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम चोल वंश पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने प्रमुख शासक और थोड़ा बहुत प्रशासन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब आता है चोल कला। पल्लवों ने जो स्थापत्य कला विकसित की थी, इसका विकास किया था, उसी स्थापत्य कला को चोलों ने आगे बढ़ाया था। चोलों की जो शैली थी वो द्रविड़ शैली थी। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की जो कुछ विशेषताएं थी वो इस प्रकार हैं। इसमें वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहदसन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, चाली, बेकिट और संयुक्त स्तंभ आदि का होना था। राजराज प्रथम का जो तंजौर का शिव मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यह द्रविड़ शैली का एक विकसित शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में जो नहरों की प्रणाली विकसित हुई थी वो किसकी देन है? चोल वंश की ही देन है। याद रखना, दक्षिण भारत में जो नहरों की प्रणाली विकसित हुई थी वो चोल वंश की देन है। फिर इसके बाद चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास किस वंश से हुआ था या किस युग में हुआ था? तो चोल युग से हुआ था। याद रखना, मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास जो हुआ था वो चोल काल से ही हुआ था। अब आती है न्याय व्यवस्था। चोल वंश में राजा जो होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के स्थान के रूप में उल्लेख है, जहाँ पर राजा धर्मासन भट्ट, जो स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान होता था, की सहायता से न्याय करता था। राजा किसकी सहायता से न्याय करता था? एक धर्मासन भट्ट नामक अधिकारी होता था जो कि स्मृति शास्त्र का ब्राह्मण विद्वान होता था, इसकी सहायता से न्याय करता था। चोल प्रशासन में न्याय व्यवस्था में न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन किया गया था और ग्राम न्यायालय और जातीय पंचायत का भी विधान होता था। छोटे विवादों के लिए स्थानीय निगम निर्णय देते थे। चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान के दंड का भी विधान था। प्राय आर्थिक दंड कासू, सोने का सिक्के के रूप में देना पड़ता था। आपको कल बताया था कि चोल वंश में प्रचलित सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था, जो कितने ओस का होता था? 16 ओस का होता था। अब आता है राज्य की आय के प्रमुख स्रोत क्या क्या थे। चोल वंश के राज्य का मुख्य साधन आय का क्या था? भू राजस्व था। भू राजस्व निर्धारित करने से पहले भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण और नाप जोख कराया जाता था। तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग के पैर की माप ही भूमि की लंबाई मापने की इकाई बनी थी। जो राजराज प्रथम ने भूमि की इकाई बनाई थी और कुलोत्तुंग ने बनाई थी, राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग के पैर की माप की भूमि की लंबाई मापने की इकाई बनी थी। भूमि कर भूमि की उर्वरा और वार्षिक फसल चक्र देखने के बाद निर्धारित किया जाता था। संभवतः चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 हिस्सा हुआ करता था। याद रखना, चोल काल में भूमि कर उपज का कितने प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था? 1/3 हिस्सा हुआ करता था। चोल अभिलेखों में भूमि कर के साथ साथ अन्य करों का भी उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। आयम क्या था? एक प्रकार का राजस्व कर था। आयम जो क्या था? राजस्व कर। मने ईरे, ग्रह कर था मने ईरे। कड़े ईरे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर था कड़े ईरे। मगन में, यह व्यवसाय कर था मगन में। और आजीविकासु, आजीविका पर लगने वाला कर था। याद रखना, आयम तो था राजस्व कर, मने ईरे ग्रह कर, कड़े ईरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, मगन में व्यवसाय कर और आजीविकासु, आजीविका पर लगने वाला कर। राजस्व विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था, इसे वरितपोत गग कहा जाता था। राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी जो था, इसे वरितपोत गग कहा जाता था। व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, सिंचाई कर आदि आय के अन्य साधन थे। राजस्व प्रशासनिक और जनहितोपयोगी कार्यों पर व्यय होता था। अब आता है प्रांतीय प्रशासन। आपको कल पढ़ा चुका हूँ। साम्राज्य जो था विभिन्न प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। इनके प्रशासक को मंडल मुडाली कहते थे। ये प्रांतीय प्रशासन है। प्रांतीय प्रशासन में प्रशासक को क्या कहते थे? मंडल मुडाली कहते थे। मंडल मुडाली सामान्यतः राज परिवार के ही सदस्य होते थे, जिन्हें राजा नियुक्त करता था। प्रांतों के अपने अधिकारी, सेना और न्यायालय होते थे। प्रांतों का विभाजन क्रमशः वलनाडु अर्थात कोट्टम, नाडु अर्थात जिला, कुर्रम अर्थात ग्राम समूह और ग्राम में होता था। अब आता है स्थानीय प्रशासन। चोल प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ग्रामीण और नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता की व्यवस्था थी, जो कि प्रतिनिधि संस्थाओं उर सभा, महासभा और नगरम के द्वारा संचालित होता था। इनके सदस्यों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और नैतिक योग्यताएं अनिवार्य थी।
यह निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल कहा जाता था। ये सदस्य समितियों, जिन्हें वारियम कहा जाता था, इसके माध्यम से समितियों को क्या कहा जाता था? वारियम। इसके माध्यम से सिंचाई व्यवस्था, भूमि विवरण, लगान, करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय आदि प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करते थे। उर जो थे, ये सामान्य वयस्क पुरुष करदाताओं की सभा थी उर, जबकि सभा महासभा में सिर्फ ब्राह्मण सदस्य होते थे। इनको आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर था। वस्तुतः ग्राम लघु गणतंत्र ही थे। इस प्रकार चोल प्रशासन सुसंगठित और कार्यकुशल शासन था। अब आती है चोल कला। चोल काल में पौराणिक शैव और वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ था। नयनार जो कि शैव भक्त थे और आलवार जो कि वैष्णव भक्त थे, इन्होंने अपने प्रवचनों तथा भजनों से दक्षिण को अपलवित किया। चोल स्वयं शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी ये धार्मिक सहिष्णु थे। इन्होंने शैव मंदिरों के निर्माण के साथ साथ वैष्णव मंदिरों का निर्माण तथा जैन बौद्ध विहारों को अनुदान दिए। चोल कला प्रेमी और महान निर्माता भी थे। इन्होंने विशाल राजप्रसाद, कृत्रिम जिले, विस्तीर्ण बांध, सुंदर नगर, धातु और पाषाण की मूर्तियां तथा भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। चोल स्थापत्य की मुख्य देन क्या है? याद रखना, मंदिर निर्माण। चोल स्थापत्य की मुख्य देन है मंदिर निर्माण। और चोल मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ है? द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। महान चोल शासकों ने अपने शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली के विकास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उनके द्वारा निर्मित मंदिरों की मुख्य विशेषताएं हैं: विशाल व वर्गाकार विमान, आपको कल बताया था, मध्य में विस्तृत आंगन, अलंकृत गोपुरम, मंडप, अंतराल सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों का प्रयोग है। चोलकालीन प्रारंभिक मंदिरों में देखिए आप, तिरुकट्टलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, नरतमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछ सकता है तिरुकट्टलाई का सुंदरेश्वर मंदिर किस काल का है? तो चोलकालीन है। राजराज का बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम का गंगकोंड चोलपुरम तथा कोरंगनाथ मंदिर, एरातेश्वर मंदिर, त्रिभुवनेश्वर मंदिर आदि प्रमुख मंदिर हैं। तंजौर में स्थित राजराज प्रथम द्वारा निर्मित राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर को चोल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष माना जाता है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ कला शैली का पूर्ण विकास हुआ है। और इस राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1003 से 1111 ईस्वी के बीच हुआ था। बहुत लंबा समय से ये निर्मित हुआ था मंदिर। इस मंदिर का आयताकार प्रांगण 160 मीटर लंबा व 80 मीटर चौड़ा है। इस मंदिर का जो आयताकार प्रांगण है वो 160 मीटर तो लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। फिर इसके बाद आता है मंदिर का जो सर्वाधिक आकर्षण भाग है वो है गर्भगृह के ऊपर पश्चिम में बना 60 मीटर ऊंचा विमान, जिसके ऊपर 3.5 मीटर ऊंचा पिरामिडाकार का शीर्ष भाग है। मंदिर के आधार तल के वर्गाकार कक्ष में 2.25 मीटर चौड़ा प्रदक्षिणा पथ निर्मित है। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष किसने माना है? तो पर्सी ब्राउन ने माना है। गंगकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर का आधार 105 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है और इसका 8 मंजिला विमान लगभग 50 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर को गंगकोंड चोलपुरम के मंदिर के बारे में कह रहे हैं कि इस मंदिर को द्रविड़ चोल मंदिर कला की परिणति कहा जा सकता है। चोल काल के कुछ अन्य मंदिरों में तंजौर में स्थित दारसुरम का एरातेश्वर मंदिर, त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। चोल कला का प्रभाव इंडो चीन तथा सुदूर पूर्व के देशों पर पड़ा, जिसका प्रमुख उदाहरण अंगकोर वाट का महान मंदिर है। स्थापत्य के साथ साथ तक्षण कला के क्षेत्र में भी चोल कलाकारों ने सफलता प्राप्त की थी। इस काल में उत्कृष्ट तक्षण कला के उदाहरण ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, राजा रानियों आदि की पाषाण, कांस्य और अष्ट धातु की बनी मूर्तियां हैं। चोल काल में धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। शिव मूर्ति के अलावा पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय और गणेश जी आदि देवताओं की मूर्तियां भी कांस्य द्वारा बनाई गई थी। मूर्ति कला भवन निर्माण कला की सहायक कला के रूप में भी विकसित हुई। मंदिरों की दीवारों और छतों पर इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। चोल जो थे, चोलों की चित्रकला जो थी ये पल्लव पांडव शाखा का ही विकसित रूप थी।
भित्ति चित्रकला के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई है। इस पर शिव, कैलाश, नंदी आदि चित्रों को उकेरा गया है। तंजावुर में उत्कृष्ट चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया में चोल स्थापत्य शिल्प तथा चित्रकला आदि का प्रचार प्रसार हुआ। राजराज प्रथम ने अपने शासन के दौरान चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस चोल शासक ने अपने शासन के दौरान चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की थी, तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी और साथ ही इसके निर्माण में आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। राजराज ने अपने धर्म सहिष्णु होने का परिचय राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण करवाकर दिया था। अब इसके बाद आता है चोल साहित्य। चोल शासक जो थे शिक्षा और साहित्य के संरक्षक थे। मंदिर तथा ग्राम महासभाएं शिक्षा के केंद्र थे। तमिल और संस्कृत भाषा का प्रचलन था चोल काल में। तमिल को राज्याश्रय प्राप्त था, याद रखना। तमिल कवि थे कंबन, जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। तमिल कवि कंबन ने रामावतार नामक ग्रंथ की रचना की। कंबन कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। जो तमिल कवि थे कंबन, ये किसके दरबार में रहते थे? कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। और इनके काल को, कुलोत्तुंग तृतीय के काल को तमिल साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। जैनंगोंदार ने कलितुंग पर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जैनंगोंदार चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। शेक्किलार का परिया पुराणम तथा पुलगेंदी का नलबेम्ब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शेक्किलार का परिया पुराणम तथा पुलगेंदी का नलबेम्ब, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तमिल चोल काल की। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में प्रिय पूर्णम या शेखर की तिरुट्टोंड पूर्णम, नंदी का तिरुविलाई यादलम पूर्णम और अमुदनार का रामानुज नूरनंदादि, तिरुकदेवर का शिवकोशिंद मणि आदि धार्मिक ग्रंथ तथा बुद्ध मित्र का विरासुल्यम, पबंदी का नन्नौर आदि व्याकरण ग्रंथ प्रमुख हैं। इनकी भाषा भी ऐसी है कि सही ढंग से पढ़ा नहीं जाता। जैन ग्रंथों में तिस्कर देवर का जीवक चिंतामणि, बौद्ध ग्रंथों में कुंडलकेशी महत्वपूर्ण है। रामानुज, यमुनाचार्य और ऋग्वेद पर भाष्यकार वेंकट माधव आदि ने संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। चोल वंश की मुख्य उपलब्धियां उसका स्थानीय स्वशासन, नौसेना, तमिल ग्रंथ, विशालकाय मंदिर और मूर्तियां हैं। इसी कारण दक्षिण भारत के इतिहास में चोल काल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से चोल वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग का परिचायक है। अब आता है समाज। चोल राजा जो था शैव धर्म का अनुयायी था। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। वेल्लाल जो थे चोल समाज में ये शूद्र कृषक होते थे। इस काल में रथराज नामक नए वर्ग का उदय हुआ था। तो चोल काल में किस नए वर्ग का उदय हुआ था? तो रथराज का। फिर आती है प्रभुमान्यम। प्रभुमान्यम एक भूमि का एक बड़ा भाग होता था जिस पर राजा का अधिकार था। मंदिरों को दी गई भूमि देवदान कहलाती थी तथा देवाप्रहार तथा देवभोग और मठों को दी जाने वाली भूमि पंडपुर कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? विमान थी। जबकि पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता मंडपम थी। और पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? गोपुरम थी। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुसत्ता कायम की थी, आपको बताया था। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला था। घुमक्कड़ व्यापारियों का वर्ग चोल शासन में अय्यवोल कहलाता था। यह आपका हो गया चोल वंश कंप्लीट। अब परमार वंश और उत्पल और कारकोट वंश बचा है, इसको अपन कर लेंगे 1-2 दिन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।